22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक के बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, परेशान हूँ और तिलमिलाई हुई हूँ कि मैं अपने गुस्से को चैनलाइज कैसे करूँ। मेरे भाई ने मुझसे बोला कि वैसे तो हमेशा हर चीज़ के लिए वोकल रहती है, बट आज क्यों चुप है। तो मैंने बोला यार क्या बोलूँ मैं यार, मुझे इतना गुस्सा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस गुस्से को मैं कैसे सही शब्दों में पिरोऊं। मैं इंडिया के उन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जितनी समझदार थोड़ी हूँ जो इस पूरी सिचुएशन को अलग अलग एंगल और पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझेंगे और एनालिसिस देंगे और उन सारे सवालों का जवाब देंगे जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। तो फिर हाल ही में रिलीज़ हुई केसरी 2 का एंडिंग मैसेज मुझे याद आ गया कि जब आपके साथ कोई हिंसा हो रही होती है या फिर आप किसी हिंसा को होता हुआ देख रहे होते हैं तो उसको देखकर चुप रहना भी उससे बड़ा अपराध होता है। इसलिए आई चूज टू स्पीक टुडे। They come into our nation and they kill our people by taking their pants off and I'm supposed to have a matured response on this. Really? वो हैवानियत बड़े कारनामे भी कर जाएं और हम अपना गुस्सा भी ना दिखा सकें, ये कहाँ की समझदारी है यार। I want to make this very clear that this is highly unacceptable. Even if it happens in Kashmir, Ayodhya, Amarnath, Mumbai, Pulwama, anywhere in India, it is highly unacceptable. People of India, people of this nation who call India their home, वो एक नए खौफ के साथ नहीं जी सकते कि कोई भी आएगा और उन्हें मार कर चला जाएगा। वो इंडिया जो विश्व गुरु था, वो इंडिया जो विश्व गुरु रहेगा, even after millions and millions of books being burnt by invaders in Takshila and Nalanda University, still a nation who has the resources, aspirations and the capability to be the next superpower, वो भारत देश के लोग एक नए खौफ के साथ नहीं जी सकते। And you know what? I am more than just my anger. इसलिए मैंने अपने एंगर को साइड रखकर एक लॉजिकल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन फुल फ्लेज्ड ऑनेस्ट ब्रूटल कॉन्वर्सेशन करी थी विद एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल मेजर, जिनके साथ हमने एक फुल फ्लेज्ड आर्मी एपिसोड शूट किया था, मगर बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ हम उस एपिसोड को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम शेयरिंग माई POV ऑन दिस इंटायर सिचुएशन। ये वीडियो एक बहुत ही ऑनेस्ट अटैम्प्ट है जिसमें हम ये 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। Number 1, this is not just a terrorist attack, it is a Pakistani army attack. Number 2, is this an intelligence failure? Number 3, are Kashmiris innocent or at fault? Number 4, this is not about Hindu or Muslim, it is always about India versus Pakistan. And number 5, actions against Pakistan. Will India go on war with Pakistan? Point number 1, it is not just a terrorist attack, it is a Pakistani army attack. काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये कैसे प्रूव होता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने किया है? ये कैसे प्रूव होता है कि ये पाकिस्तान द्वारा किया गया अटैक है? पहले तो या तो अपने देश की हिस्ट्री पढ़ कर आओ और फिर जजमेंट पास करो। अपनी उम्र और अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से कमेंट पास करो। जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, ब्रिटिशर्स से पहले वो मुगलों के हाथ में था, मुगलों से पहले वो किसी और डायनेस्टी के हाथ में था, और तब तो कोई लश्कर तैयबा नहीं थी, और तब तो कोई जैश ए मोहम्मद नहीं थी, तब तो कोई TRF करके फ्रंट रेजिस्टेंट ग्रुप नहीं था। ये सब की सब तब की पैदाइश हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, और स्पेशली उसके बाद जब वो 4 वॉर्स जो पाकिस्तान इंडिया से हार गया 1947, 1965, 1971 और 1999, जब हर वॉर में उसे इंडिया से मुंह की खानी पड़ी, उसे समझ आ गया कि वो इंडिया से नहीं लड़ सकता, हर बार वो इंडिया से लड़ने जाता है, हार कर आ जाता है, मुंह की खानी पड़ती है उसे, तब उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली। मोहम्मद अयूब खान के टेन्योर में, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके टेन्योर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मीडिया पे आकर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो उनका एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि वो इंडिया को 1000 सालों तक, जब तक वो हैं, छोटा छोटा करके परेशान करते रहेंगे, मारते रहेंगे। ये पाकिस्तान का एजेंडा है कि वो इंडिया में
टेररिज्म फैलाते रहेंगे, प्रॉक्सी वॉर्स करते रहेंगे, कश्मीर को यूज़ करते रहेंगे, कश्मीर में अनरेस्ट करते रहेंगे और ये पूरी की पूरी सिचुएशन उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ठेका ले रखा है इंडिया को परेशान करने का। और ये बात भी गौर फरमाने की है कि हमेशा से ही उनकी कश्मीर पर नज़र थी। कश्मीर के राजा की इजाज़त के बिना उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया। तो कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इंडिया के पास आकर बोला कि पाकिस्तान हमें मार खाएगा, हमें लूट जाएगा, हम पर ऑलरेडी अटैक कर रहा है, हमें प्लीज़ आकर बचाओ। इंडिया नहीं गया था कश्मीर के पास कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था अक्टूबर 1947 में और हमें इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में मिल गई थी। उसके 2 महीने बाद खुद हरी सिंह जी आए थे इंडिया से मदद मांगने के लिए। और फिर जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, हमने फिर से एक वॉर लड़ी, जिस वॉर तक हम एंड तक पहुंच गए थे और पाकिस्तानी पीछे हट रहे थे। बट किसी कारण यूएन का इंटरफेरेंस हुआ और सीज फायर अनाउंस हो गई, जिसकी वजह से LOC डेवलप हुआ। तो पहली बात, इंडिया नहीं गया था कश्मीर के पास, कश्मीर आया था इंडिया के पास कि हमें बचा लो, जिसके चलते एक लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और इंडिया को टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया ने अपने पास रखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का हमेशा से सोल डिक्लेयर्ड एजेंडा रहा है इंडिया को टेरर से भरने का, इंडिया को परेशान करने का। जो कसाब थे और उनके जो साथी थे, वो कोई न्यूयॉर्क से नहीं आए थे अमेरिका के, वो कोई दुबई से नहीं आए थे, वो कोई यूरोप से नहीं आए थे, वो कोई मिडल ईस्ट से नहीं आए थे। वो कहाँ से आए थे? कराची से। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि वो किसी भी फॉर्म में आए, वो लश्कर तैयबा की फॉर्म में आए या TRF की फॉर्म में आए, ये सारे पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI कोलैबोरेटेड अटैक ही हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी भारतीय को, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सेक्युलर हो, चाहे आप किसी के भी भक्त हो। ये सबको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आप इसको अंडरलाइन करके बोल्ड 72 फॉन्ट साइज़ में याद कर लो कि जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है, प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, इट इज़ ऑलवेज अ मास्टरमाइंड ऑफ पाकिस्तान। और ना मुझे आपको ये तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरव्यूज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार आज भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उनके मिनिस्टर्स इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर एक्सेप्ट कर चुके हैं, कन्फेशन दे चुके हैं दैट दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी बिजनेस फॉर सो मेनी डेकेड्स। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. और रही बात पहलगाम अटैक की, तो इतनी मेटिकुलस प्लानिंग के एक जगह चुनना जो 50 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल से, एक ऐसी जगह चुनना जो हिल पर है जहाँ से टूरिस्ट का नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा, वो एक ऐसी जगह चुनना जहाँ पर आर्मी तैनात नहीं है, एक ऐसी जगह चुनना जहाँ पर 4000 लोग हैं वैली में, मगर फिर भी 26 लोगों को सिर्फ मेन को टारगेट करना और बाकी विमेन और चिल्ड्रन को छोड़ देना, ये डेफिनेटली एक ट्रेंड आर्मी मिलिट्री का ही साजिश है। क्योंकि लॉजिकली ऐसे जो नॉर्मल टेररिस्ट होते हैं, जो नॉर्मल जिहादी होते हैं, वो ऐसे बिहेव नहीं करते। उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है हाई होकर आना और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म करना। ऑन दैट लॉजिकल सेंस ये एक पाकिस्तानी मिलिट्री एक्ट ही है। Now we discuss the second point. Is this an intelligence failure? Yes, ये बात तो हमने माननी पड़ेगी कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। जम्मू एंड कश्मीर जैसा हेविली मिलिटराइज्ड एरिया, जहाँ पर हमेशा 24 घंटे इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी प्रेजेंस रहती है, जहाँ पर चप्पे चप्पर पर पुलिस रहती है, वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर की एक ही बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा पहलगाम, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर इतना बड़ा अटैक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट से सवाल करने चाहिए, जो कि जायज़ भी हैं और ज़रूरी भी। नो डाउट हमसे चूक हुई है और इस चूक की क्वेश्चनिंग
गवर्नमेंट इंटेलिजेंस से कर भी रही होगी। ये जो क्वेश्चनिंग का काम होता है, ये जो आंसरेबिलिटी का काम होता है और अकाउंटेबिलिटी का काम होता है, ये हमारे शासन और प्रशासन का होता है। मगर एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि आर्मी ऑफिशियल्स पर या इंटेलिजेंस पर उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। आप इस बात को समझो कि हम एज ह्यूमंस जब भी कोई वाइट बोर्ड देखते हैं और उस पर काला डॉट देखते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान उस काले डॉट पर ही जाता है। हम उस पूरे के पूरे वाइट बोर्ड को नहीं देखते, हम हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ये पहली कोशिश है आतंकियों की जो इंडिया में घुसने की उन्होंने कोशिश की होगी, टेररिज्म फैलाने की वापस से कोशिश की होगी? ऐसी अनगिनत कोशिशें उन्होंने की होगी जिसकी हमारी इंटेलिजेंस ने उसको इंटरसेप्ट किया होगा और उसको रोकने में वो कामयाब रहे होंगे। ऐसी न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचती हैं। किसी भी देश की इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में जब भी कोई हमला होने से रुकता है, मतलब कोई भी ऑफिसर्स टेररिस्ट को ब्रॉट डाउन करने में कामयाब होता है, मतलब वो रोक देता है हमला होने से, वो रोक देता है कत्ल होने से, वो रोक देते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होने से, वो रोक देते हैं गोलियां बरसने से, तब न्यूज़ में नहीं खबर आती है कि अरे हमारे इंटेलिजेंस ने इतने लोगों को बचाया, आज इतना बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ। ये सब डिस्क्रीटली होता है, ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किया जाता है जिसकी खबरें हम तक नहीं पहुंचती हैं। तो माना कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, बट चूक हो जाती है, थिंग्स हैपन नेवरदलेस। क्योंकि यहाँ पे हमारे ह्यूमन लाइफ्स की बात है तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन में है और इंडिया की इंटेलिजेंस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। मगर आपको ये भी समझना होगा कि थिंग्स आर नॉट एज क्लियर एज वाइट एंड ब्लैक। और हम इस बात से भी नहीं डिनाई कर सकते कि जो धारा 370 है वो 1949 में लगी थी और 2019 में हटी। 70 साल का डिफरेंस था। 70 साल में जो कश्मीर में अटैक हुए, जितने दंगे हुए, जितने स्टोन पेल्टिंग हुई, जितना अनरेस्ट रहा और जितने खुद कश्मीरियों ने जान गंवाई, उसका रेशो वर्सेस पिछले 5 साल में, तो अगर आप इस रेशो को या इस स्टैटिस्टिक्स को ढूंढने के लिए जाओगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे, क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स में ज़मीन आसमान का रेशो है। खैर, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्वर्सेशन विद मेजर हु इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल, उन्होंने बताया कि आर्मी के लिए 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। नंबर 1 वेदर, नंबर 2 टेरेन, नंबर 3 इज़ लोकल सपोर्ट। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और आर्मी को उस एक्सट्रीम कंडीशंस का फेस करना पड़ता है। नंबर 2 जो टरेन है कश्मीर की, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ रग्ड माउंटेन्स है, डेंस फॉरेस्ट है, नैरो पासेस है, लिमिटेड विजिबिलिटी होती है और 24/7 मॉनिटरिंग करने के बाद भी जो वहाँ की सर्वेलेंस है और मूवमेंट ट्रैक करना टफ हो जाता है और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोक पाते। वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आई वुड रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है, कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस, लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, 100% इज इम्पॉसिबल। कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ। और अब हम बात करते हैं लोकल सपोर्ट की। लोकल सपोर्ट की बात करने से पहले ये समझो कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है थ्रू दीज 4 स्टेट्स। पंजाब लगभग 425 किलोमीटर्स, राजस्थान 1048 किलोमीटर्स, गुजरात 510 किलोमीटर और JNK 1022 किलोमीटर्स। बट सवाल ये उठता है कि जब ये 4 स्टेट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में क्यों होता है? इसको समझने के लिए आपका ये वीडियोस देखना ज़रूरी है। क्या? हाँ,
वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया के, हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर इंडिया जब का नहीं है। कश्मीर इंडिया जब- का नहीं है। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। मेरा कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये इनकी दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है। इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा, इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते तो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, अपने हाँ, मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो हम भी तो भाई बहन है आपके। मुसलमान भाई दिल्ली में वो वहाँ तो पे कब तक है? मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो, हाँ, उनके साथी हो? हाँ। ओहो, इसका जवाब पता क्या है कि बाकी स्टेट्स में ना वो लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान लवर्स हों, वो लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान सपोर्टर्स हों, पाकिस्तान परस्त लोकल्स वहाँ नहीं रहते, ऐसे लोग नहीं रहते जो पाकिस्तान के टेररिस्ट को एंट्री देते हों या फिर उन्हें रेकी करने में मदद करते हों या फिर उन्हें हाइड करने में मदद करते हों। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो एक इनोसेंट सा दिखने वाला किचन है जिसमें कि एक महिला आमतौर पे काम यहाँ पे हो सकती है। अगर हम जब सर्च वगैरह की कार्रवाई करते हैं तो हम इनको बाहर क्लियर कर देते हैं, लेकिन देखने में अगर इस कमरे में देखें तो हमको हाइडआउट, यहाँ भी हाइडआउट ढूंढने की कोशिश कर, बिल्कुल हो सकता है। इस चिमनी के अंदर हो सकता है, ये जो बर्तन पड़े हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये देखिए, ये दर्शकों को उतना दिखेगा या नहीं टीवी पर, लेकिन जो धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने वो आंखों पर भी लगता है, तो आपको उसका भी अभ्यास होना चाहिए। उसका भी अभ्यास होना चाहिए, और हो सकता है कि अगर टेररिस्ट है तो ज़्यादा धुआं भी उस समय निकल रहा हो आपको परेशान करने के लिए, और वो महिला आपके साथ में थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार भी कर सकती है सो एज टू आपको बैकफुट पे लाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, साहब आपको दिखाएंगे एक हाइडआउट यहाँ पर है जिसमें के अंदर एक आदमी छुपा हुआ है। अच्छा, तो आप ये छत छूकर देखते रहते हैं क्या? हर चीज छूकर देखना है। किचन की चिमनी नहीं, आतंकवादी सीढ़ियों के भीतर भी छिपकर वार कर देते हैं। अगर आप पीछे देखो अपने तो एक स्टेयरकेस है, इस स्टेयरकेस के बीच में भी टेररिस्ट छुपा हो सकता है। तो जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स अंदर एंटर करते हैं हमारे फोर्सेस, वहां से वो आदमी फायर कर सकता है। Now we come to our third point. Are Kashmiris innocent और आर दे एट फॉल्ट? ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपको कि किसी भी बास्केट में कुछ गुड एप्पल्स होते हैं और कुछ बैड एप्पल्स, और उन बैड एप्पल्स की वजह से ना पूरी की पूरी बास्केट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आटे में तो घुन पिसता ही है। स्टोरी टाइम। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट को रन करने के साथ साथ मैं एक ट्रैवल एजेंसी भी रन करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे वेंडर्स हैं कश्मीरी। तो जनवरी में मुझे अपने एक कश्मीरी वेंडर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैम बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं वैली में, बहुत मज़ा आ रहा है। और इससे पहले वो ना ड्राइवरी का काम करते थे, तो अब उन्होंने ना पूरी की पूरी फ्लीट इकट्ठी कर ली है, खड़ी कर दी है। आई मीन लोन पर गाड़ियाँ लेकर फ्लीट बना ली है और अलग अलग ड्राइवर्स रख लिए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बहुत काम बढ़ेगा, इस बार जून एंड जुलाई में बहुत काम आएगा। तो वो अपने सारे वेंडर पार्टनर्स को फ़ोन कर रहे थे कि हमें इस बार बहुत सारा बिजनेस दो। मैं अब अपने उस वेंडर पार्टनर के बारे में सोच रही हूँ जिसने लोन लिया और जिसने सोचा कि वो धीरे धीरे EMI भर देगा। अब उसका क्या होगा? ऐसे कितने सारे इनोसेंट कश्मीरी होंगे जो ना चाहते हुए भी एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए। अब पूरी की पूरी तरीके से कश्मीर का टूरिज्म डाउन है, तो अब क्या होगा? कोई भी कश्मीरी या फॉर दैट मैटर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं चाहता दंगे में इन्वॉल्व होना, कोई भी नहीं चाहता कि उनकी दुकान पर ताला लगे, कोई भी नहीं चाहता कि उनके एरिया में अनरेस्ट हो, बंदूकें चलें और इतनी प्रॉब्लम्स हो, इतनी एट्रॉसिटीज़ के साथ उन्हें जीना पड़े। बट फिर ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब कोई नहीं चाहता तो फिर भी क्यों सबसे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग करता हुआ पाया जाता है? जब कोई नहीं चाहता तो फिर भी क्यों टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होया पाया जाता है? जब कोई नहीं चाहता तब भी दंगे फसाद करता हुआ क्यों पाया जाता है? तब भी टेररिस्ट के फ्यूनरल्स में रैलियां करता हुआ क्यों पाया जाता है? जहां मैं ये समझती हूँ कि कश्मीरीज़ इनोसेंट हैं, तो मेरे दिमाग में ना फिर ये सवाल भी आता है कि अगर इतने ही इनोसेंट हैं तो वो तब कहाँ थे जब 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जेनोसाइड हुआ?
वो जेनोसाइड पाकिस्तानी मिलिट्री ने आकर तो नहीं किया था, वो जेनोसाइड खुद कश्मीरियों ने कश्मीरियों पंडित पे किया था। तो अगर वो इतने ही इनोसेंट हैं तो वो कहाँ थे? आज जब उनका टूरिज्म हैम्पर होने पर उनकी आवाज़ निकल रही है, तो वो आवाज़ तब क्यों नहीं निकली जब कश्मीरी पंडितों पर इतना अनडाइजेस्टेबल अत्याचार हो रहा था। फारूक अब्दुल्ला जी आज सबको अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि कश्मीर आओ, पाकिस्तान को मत जीतने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हमें बिल्कुल कश्मीर जाना चाहिए। अगर हम ही कश्मीर को बॉयकॉट करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीत हो जाएगी। अगर इस साल 2 करोड़ टूरिस्ट जाने का अनुमान था ना, तो हम 3 करोड़ में जाएंगे, क्योंकि कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर इंडिया का अभिन्न पार्ट है। हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए, अपने कश्मीरी फैमिलीज़ के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। और पाकिस्तान की इस साजिश में जो कश्मीर को हमसे अलग करना चाहता है, वहाँ पर दहशत फैलाना चाहता है, वहाँ पे अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, उस साजिश में जीतने नहीं देंगे। मगर मेरा सवाल ये भी है, वो फारूक अब्दुल्ला तब कहाँ थे जब हिंदू जेनोसाइड हो रहा था? तब उन्होंने अपने कश्मीरियों को क्यों नहीं अपील की कि किसी को मत मारो, किसी को मत भगाओ, इतना अत्याचार मत करो? तब वो उन्होंने अपील क्यों नहीं की कि बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के फ्यूनरल पर मत जाओ, उसको उनके जनाजे में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां मत निकालो? तब उन्होंने क्यों नहीं अपील की हसन नजरुल्लाह जैसे जो टेररिस्ट हैं, जो कि दूसरे देश में जाके टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी कश्मीर में उनकी रैलियां निकाल रहे हैं, उनके जनाजे पर शामिल मत हो? उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें अपील करनी चाहिए थी। तब उन्होंने वो अपील क्यों नहीं की? कश्मीर के मिनिस्टर्स ही कश्मीर के टूरिज्म बढ़ने पर इसे कल्चरल इन्वेजन का नाम देते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया, क्या किसी कश्मीरी ने उनको अपोज किया? क्या किसी कश्मीरी ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया? क्या किसी फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें बोला कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं बोला। तो मैं कश्मीर के लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या ये दोगलापन नहीं है कि जो आपकी लॉयल्टी है वो तो आपकी पाकिस्तान की तरफ है, मगर जो आपको टूरिज्म चाहिए, जो आप अपील कर रहे हो, वो आप इंडिया से कर रहे हो? तो आज जो कश्मीर की हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर आप अपने घर में सांप को पालोगे तो वो एक ना एक दिन आपको सांप डसेगा ही। आज आपको वो चाहे इकोनॉमिक फॉर्म में डसता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे पहले आपके बच्चों को उठाकर ले जाता था। धीरे धीरे करके आज हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो कश्मीरी हुकूमत है, चाहे वो कश्मीरी लोकल्स हैं जो सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, जहां उन्होंने अपने ही स्पेस में टेररिज्म के माहौल को और एंटी नेशनल माहौल को पनपने दिया है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीरी लोग जो कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दिए, बेशक वो हमदर्दी जता रहे हैं और दिल से उन्हें बुरा फील हो रहा है, और वो हमदर्दी जता भी रहे हैं और उनका ये हमदर्दी जताना बनता भी है। मगर वो लोग जो कैंडल मार्च में खड़े हुए, वो सिर्फ कुछ 100 की तादाद में ही थे। मेरा सोच मुझे कंपैरिजन करने पर मजबूर करती है कि आज से पहले कितने ही डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जिनके जनाजे कश्मीर में निकाले गए, वहाँ पर कश्मीरी लोग हज़ारों और लाखों की तादाद में खड़े हुए दिखाई दिए। चाहे वो टेररिस्ट कश्मीर के लोग ही थे जो मिलिटेंसी पे उतर आए और आतंकवादियों के साथ मिल गए, या फिर वो टेररिस्ट कश्मीर के बाहर के थे, हर बार उनके जनाजों पर रैलियाँ निकालते हुए कश्मीरी लोग दिखते हैं। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कश्मीरी लोगों को जो पहलगाम में इंडियन सिटीजन्स बाकी मारे गए उनका कम दुख है और अपने कश्मीरी लोगों का मरने का ज़्यादा दुख है, मैं ये नहीं कह रही। मगर ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी इंक्लिनेशन कहाँ है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सारी की सारी कश्मीरी पॉपुलेशन गलत है। मैं जानती हूँ हर बास्केट में गुड और बैड एप्पल्स दोनों होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन बैड एप्पल्स की जिनकी वजह से कश्मीरी पॉपुलेशन, कश्मीरी गुड एप्पल्स को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन द पास्ट कश्मीर में ये देखा गया है, कश्मीर में ये पैटर्न रहा है कि काफ़ी सारे कश्मीर के नौजवान लोग मिलिटेंसी पे उतर आते हैं, बहकावे में आ जाते हैं टेररिस्ट लोगों के या सरहद से उस पार आए लोगों के, पाकिस्तानियों के बहकावे में आकर वो टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। और उनमें से ही एक नाम था बुरहान वानी। मैं जानती हूँ वो कश्मीर में पैदा हुआ एक लड़का था, कश्मीर की ज़मीन पे पला बड़ा हुआ एक लड़का था, मगर वो भी इस राह पर चल गया था। तो जब वो इस राह पर चला तो कश्मीरियों की ही ड्यूटी थी उसको कंडेम्ड करना, उसको रोकना, अपनी आने वाली जनरेशन को ये दिखाना कि चाहे वजह कोई भी हो, चाहे वो हमारा अपना लड़का क्यों ना हो, अगर वो गलत राह पे चलेगा तो हम उसे कंडेम्ड करेंगे।
मगर रादर कश्मीरी उसके जनाजे पर लाखों की तादाद में दिखाई दिए। मैं कश्मीरी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कश्मीर में हो रही हर गलत चीज़ को गलत करार देना आप ही की ड्यूटी है। अगर आप अपनी कम्युनिटी में या कश्मीर में कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं तो अपने बहन भाइयों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाना आप ही की ड्यूटी है। अगर आज आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये हिंदू मुस्लिम अटैक बिल्कुल भी नहीं है और कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का माहौल है, मगर अगर आज आप ये आवाज़ उठा रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं इंडियन बाकी स्टेट से, बाकी सिटीज़ से, बाकी लोगों से, तो आपको ये आवाज़ तब भी उठानी चाहिए थी जब आप कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ देखते हैं। तो आपको ये आवाज़ तब भी उठानी चाहिए जब आप लाल चौक में देखते हैं कि इंडियन फ्लैग को होस्ट करने नहीं दिया जाता, लहराने नहीं दिया जाता, तो ये आवाज़ तब भी उठनी चाहिए। मुझे ना बहुत दुख है अपने कश्मीरी दोस्तों का, अपने वेंडर्स का, अपने कश्मीर भाइयों का जो उस आटे में घुन की तरह फिस जाएंगे। मगर मुझे उससे भी ज़्यादा वो दुख है कि भारत देश कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, मगर आज भी काफ़ी सारे कश्मीरी लोग हैं जो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते। इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियो सरफेस हो रही हैं जहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कश्मीरी अपने आप को इंडिया का पार्ट समझते ही नहीं है। लैला वो एक मूवी भी आई थी, लैला मजनू, आपने देखी? हाँ जी, पसंद आई आपको? कश्मीर में ही बनी थी। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? जी बिल्कुल। बैठ जाएं हम? प्लीज श्योर। बहुत खूबसूरत लग रही है कश्मीर की तरह आप भी। कैसी हैं आप? दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिल्ली। अच्छा, मतलब कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ दिल्ली? ठीक है, बट मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ इंडिया। क्यों? इंडिया में ही था ना कश्मीर? नहीं, इंडिया में तो नहीं है। क्यों नहीं? इंडिया से बाहर है। क्या बात कर रहे हो? कश्मीर अपना है, हिंदुस्तान अपना है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री। कैसी बात कर रहे हो आप यार? जहाँ पर उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के टुवर्ड्स दिखती है, ये देखकर मुझे ज़्यादा दुख होता है। और इस सब के बावजूद भी मैं ये बोलूँगी कि हम सब कश्मीर आएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ फाइट अगेंस्ट कश्मीर, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान विद कश्मीर बाय आवर साइड। एंड कश्मीरी लोगों को मैं ये बोलूँगी कि अपॉलजी तभी एक्सेप्ट होती है व्हेन द बिहेवियर इज़ चेंज्ड आफ्टर द अपॉलजी। नाउ आई कम टू माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। पहलगाम अटैक के बाद अचानक से कम्युनल हेट्रेड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया में। बहुत सारे केसेस आए जहां पर ड्राइवर्स ने ये शेयर किया कि लोग उन्हें कॉल करके पूछ रहे हैं, उनका नाम चेक कर रहे हैं और फिर कैब कैंसिल कर दे रहे हैं, मुस्लिम्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे केसेस निकल के आए जहाँ पर मुस्लिम वेंडर्स जो सब्जी बेचते हैं, जो सैलून में काम करते हैं या फिर जो कारीगर हैं, उनको काम से निकाला जा रहा है, उनको बॉयकॉट करा जा रहा है। मैं आपको ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान का ट्रैप है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आपके देश में हिंदू मुस्लिम डिवीज़न है, उसको यूज़ करके ही उन्होंने स्पेसिफिकली टेररिस्ट अटैक किया है। जो लोग ड्राइवरी का काम कर रहे हैं या सड़क पर सब्ज़ी बेच रहे हैं या नाई का काम कर रहे हैं या फिर लकड़ का कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, उन लोगों का टेररिज्म से क्या लेना देना। वो लोग भी आपकी और मेरी तरह ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने देश में हिंदू मुस्लिम का ये बॉयकॉट सिस्टम शुरू कर देंगे तो ना चाहते हुए भी हम उनके मन में एक दूसरे के प्रति हेट्रेड पैदा कर देंगे। ना चाहते हुए भी हम उस हेट्रेड को बढ़ावा दे देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि दिस इज़ रियली नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। कम्युनल हेट्रेड फैलाने का समय नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट करने का समय नहीं है। पाकिस्तान हमारे ही देश में डिस्क्रिमिनेट करके हेट्रेड फैला के अपनी एक नई फ़ौज खड़ा कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी इंडियन सिटीज़न, स्मार्ट इंडियन सिटीज़न इस बात को समझेगा कि डिस्क्रिमिनेशन करना, हेट्रेड फैलाना इज़ नॉट द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इट इज़ हार्ड टाइम कि हम रियलाइज़ करें हमारी पर्सनल, रिलीजियस और जोग्राफिकल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तमिल स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, इसमें नहीं पढ़ना है। हमेशा अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपनी पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखना चाहिए। इससे पहले भी अगर हम पे अटैक हुए हैं या फिर हम पर राज किया गया है तो हमारी डिवीज़न को
देखकर ही किया गया है, तो प्लीज़ हिस्ट्री से सीखिए और ये मिस्टेक मत कीजिए। एट द सेम टाइम मैं ये बात बहुत ही विनम्र भाव से ज़रूर बोलना चाहूँगी मुस्लिम कम्युनिटी को कि आपको अपनी कम्युनिटी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई रिलीजन, ऐसी कोई किताब पढ़कर जो एक इंसान स्मार्ट सिटीज़न बनता है, तो वही किताब पढ़कर कैसे कोई टेररिज्म के रास्ते पे चले जाता है, वही किताब पढ़कर कैसे उनके मन में हेट्रेड पैदा हो जाती है, वही किताब पढ़कर कैसे वो बंदूक उठा लेते हैं, वो स्टोन पेंटिंग करने लगते हैं। ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आपको आपकी ही कम्युनिटी में कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है तो ये भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को क्यों मिल रहा है लॉजिकली। और अगर आप अपनी कम्युनिटी में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो उसे कंडेम कीजिए, उसे क्रिटिसाइज़ कीजिए, उसे रोकिए, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लीजिए, क्योंकि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बहुत वोकल होते हैं और होने भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब आपकी कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी के जो बैड एप्पल्स हैं वो कुछ बुरा करते हैं तो आप उसे भी क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखने चाहिए। तभी उससे इंडिया की बाकी कम्युनिटीज़ को और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इन जनरल या सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड को पता चलेगा कि आप समझदार हैं, वोक हैं और आप सही और गलत में फ़र्क जानते हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिटी में क्यों ही ना हो रहा हो। ये बात तो सच है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, मगर ये बात भी सोचने की है कि 99% टेररिस्ट मुस्लिम्स क्यों होते हैं। प्लीज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और इसको कंडेम कीजिए। मैं इस वीडियो में 1% भी कहीं भी हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को बढ़ावा नहीं दे रही। मैं इस वीडियो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम हेट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रही। रैदर मैं यही कह रही हूँ कि हम सबको यूनिफाइड रहना चाहिए। इनफैक्ट हमारे भारत देश में बहुत ही बेहतरीन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम जी, ए.आर. रहमान, शाहरुख खान, अजीम प्रेम जी, मोहम्मद शमी, सानिया मिर्ज़ा, इरफान खान और इतने खूबसूरत लीडर्स, एक्सपर्ट्स जिन्होंने देश विदेश में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इनफैक्ट जाकिर खान जो इंडिया की मोस्ट लव्ड कॉमेडियन हैं, वो हर जगह जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखा है। दिस ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। टू टाइप ऑफ एक्शंस, वन इज़ डिप्लोमेटिक लेवल एंड दूसरा इज़ मिलिट्री लेवल। डिप्लोमेटिक लेवल पर ऑलरेडी इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे चुकी है। इंडिया वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, बॉर्डर्स क्लोज हो चुके हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया से वापस भेजा जा रहा है। तो काफ़ी लेवल्स पर डिप्लोमेटिकली इंडिया ने इस अटैक को रिस्पॉन्स दिया है। अब बात रहती है मिलिट्री लेवल की, तो इंडिया शुड एंड इंडिया विल रिटेलिएट ऑन मिलिट्री लेवल्स ऑल्सो, क्योंकि पीएम मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया है। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि विल इंडिया गो ऑन वॉर विद पाकिस्तान, तो इसका जवाब ये है कि इतना आसान है हम सबका सोशल मीडिया पे लिख देना कि अब वॉर होगी और लेट्स गो ऑन अ वॉर लिख देना, मगर कितनी सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं जब एक नेशन डिसाइड करता है कि उसको वॉर पे जाना है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, उनकी कैपेसिटी टू फाइट कितनी है, नेशन में हालात कैसे हैं, उसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। तो ये आप और मैं बैठकर डिसाइड नहीं करेंगे कि विल इंडिया गो ऑन अ वॉर, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो ब्यूरोक्रेट्स और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। बट वट एवर हैड टू हैपन will happen and I am with the leadership of my country, I am with the government। मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जब समय आ जाए तो युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है, मगर युद्ध हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगी कि कृष्ण जी ने महाभारत करवाई, सब ऐसा बोलते हैं, मगर आपको ये समझना होगा कि कृष्ण जी बहुत बड़े पीस मेकर थे।
जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और महाभारत हुई, उसमें 13 साल का अंतर था, मतलब 13 साल का कूलिंग पीरियड था जो कि भगवान ने दिया। भगवान ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बहुत मौके दिए, बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, पीस मेकर बने, बट जब कोई नहीं समझा तो उनके पास आखिरी रिजॉर्ट था युद्ध करना, और उन्होंने फिर ये भी शिक्षा दी कि फिर तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पीस मेंटेनिंग नेशन हैं तो हम वॉर नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में भी वॉर हुई है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। मगर ये बोलना बहुत आसान है कि वॉर कर देते हैं, इसके बहुत ज़्यादा सीरियस रेपोकेशंस होते हैं। उन देशों से पूछो जहाँ पर वॉर हुई है, उन लोगों से पूछो जो आज तक वॉर का पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होता है, हार्म सबको होता है। तो उन बच्चों से पूछो तो हमेशा वो यही कहेंगे कि वॉर नहीं होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसका आंसर तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि विल इंडिया गो ऑन वॉर और नॉट, बट मैंने मेजर से बात करके ये जाना कि इट इज़ रियली नॉट ईजी टू गो ऑन अ वॉर, और ये भी जाना कि हमारे अंदर काबिलियत है, ताकत है और आक्रोश भी है। दिस इज़ माई मैसेज टू पाकिस्तान स्पेसिफिकली कि राक्षस बन के आप जिस भूमि पर अटैक करे हो, याद रखना कि वो भूमि, वो देवी समय आने पर चंडी भी बन जाती है और काली भी बन जाती है। At the end, this is what I want to say to the people of India. One thing that will unite us is not one religion, is not one language, is not one caste, is not one government, is not one person. One thing that will unite all of us is our national identity. That is our national flag, that is India, that is Bharat. और एट द एंड मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि फ्रीडम हैज़ अ प्राइस टू पे। स्वतंत्रता के लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें सबका खून था, तब सबको पता था व्हाट was the price they actually paid for the freedom that we are actually enjoying. चाहे वो छत्रपति शिवाजी ने पे करी हो मुगलों से लड़कर, चाहे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने पे करी हो ब्रिटिशर्स से लड़के, और चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान और टेररिस्ट से लड़कर। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हमारी आर्मी हमें फील नहीं होने देती कि वो किस किस पेन और सफरिंग के साथ गुजरती है। टू गिव यू एन आइडिया, मैं चाहूँगी आप ये वीडियो ज़रूर देखें। बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले सर। 18 नट बोल्ट एक बॉडी में मतलब दोनों हाथों को जोड़ा और ड्रिल मशीन से छेद किया, जिसमें हम दीवारों में छेद करते हैं, और फिर उसके बाद उस जो छेद के अंदर कील को डाला और घुटने को टच किया और घुटने पर ड्रिल मशीन चलाई, और जो ट्रकों में नट बोल्ट होते हैं ना, वो नट बोल्ट आके 18 नट बोल्ट उसकी बॉडी में डाल रखे थे। उसके यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से नट कस रखे थे सर। तो आपको हम पर हो रहे, इंडिया पर हो रहे सारी एट्रॉसिटीज़ और सारी पेन एंड सफरिंग को याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। प्लीज़ गेट यूनिफाइड एज वन नेशन, एज इंडियन, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टेररिज्म। जय हिंद। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है, और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं, वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दून में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे।
एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी मां से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी मां है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं।